कि आज़ादी का जो संग्राम हुआ, या कहिए कि 1947 में देश को जो आज़ादी मिली, वो एक बहुत बड़े संघर्ष की देन था। एक व्यापक संघर्ष के बाद, एक जन संघर्ष के बाद इस देश को लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली। इतने समय बीतने के बाद आज हम फिर से उस आज़ादी के स्वरूप और हकीकत पर बातचीत करने लगे हैं। दरअसल लोकतंत्र और आज़ादी को एक साथ खड़ा करके देखा जाए तो आज़ादी हमको संघर्ष से मिली और लोकतंत्र हमको संविधान से मिला है। जब देश की आज़ादी के बाद देश दुनिया के स्तर के बड़े पत्रकार गांधी जी से मिले और उनके सामने ये सवाल रखा कि जिस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व आप कर रहे थे, उसको एक बड़ी सफलता मिली, देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ, आपका काम तो पूरा हो गया, आगे अब आप क्या करेंगे? तो गांधी ने एक बहुत ही सधा हुआ उत्तर प्रेस वालों को दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं लोकशाही को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, सेटिंग डेमोक्रेसी ऑन द मार्च। ये गांधी के शब्द थे, वाक्य थे। आज लगभग 77 वर्षों की आज़ादी के बाद हमारे देश में ये वातावरण सिर उठा रहा है कि उस संघर्ष की, आज़ादी की उपलब्धियों को भी नकारने की बड़े पैमाने पर सुनियोजित कोशिश हो रही है। आपने सुना होगा, जो लोग देश के सबसे बड़ी सभा में हैं, लोकसभा में, इस स्तर के लोग भी ये बोलने लग गए हैं कि भारत की आज़ादी तो 1914 में हुई है, 47 में जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली आज़ादी थी। 2000 हाँ, ये जी 2014 वो ये 1947 की आज़ादी भीख में मिली आज़ादी थी। वास्तविक आज़ादी तो 14 में आई है, 2014 में। एक हम लोगों ने आज़ाद भारत में और सारी दुनिया में अहिंसा के माध्यम से संघर्ष करना और ब्रिटिश साम्राज्य को, यानी ब्रिटिश हुकूमत नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य की चोलें हिला देने वाला कार्यक्रम जो इस देश में सत्याग्रह के रूप में सामने आया, जिसने सारी दुनिया में साम्राज्यवाद की जड़ें हिला दी, उन संघर्षों को याद करने के बजाय अब 2014 में आज़ादी मिली, ऐसी बातें कही जा रही हैं। एक दूसरा, ये हम सुन चुके हैं कि नाथूराम गोडसे, जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी सिद्ध किया गया है, उसने कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था, देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। इन बातों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक नई प्रवृत्ति का बीजारोपण किया जा रहा है, बल्कि वो अब बीज अंकुरित होकर कुछ पौधों का रूप धारण कर रहा है। ये एक बहुत ही सोचने का विषय है कि ऐसी परिस्थिति में गांधी होते तो क्या करते। 1947 की आज़ादी के बाद जब भारत में स्वतंत्र भारत की सत्ता कायम हुई तो देश के कुछ बड़े शासनकर्ता नेताओं ने महात्मा गांधी से मुलाकात की। तो गांधी ने पूछा कि अब आप यहाँ क्यों आए हैं?
तो उन्होंने जवाब दिया कि बाबू आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो गांधी ने कहा कि भाई अब तो राजपाट आपके हाथ है, अपना काम करिए, मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि आजाद देश जो 200 वर्षों की गुलामी के बाद जर्जरता का शिकार हुआ है, इसके नव निर्माण और पुनरुत्थान के लिए हम काम करना चाहते हैं और उस उत्थान और पुनर्निर्माण के रथ का जुआ अपने कंधे पर डालकर चलना चाहते हैं। आप इस मुहिम के लिए हमें आशीर्वाद दें। तो महात्मा गांधी ने सिरे से ना कह दी और उन्होंने कहा कि आप जब नव निर्माण का जुआ अपने कंधे पर रखकर चलेंगे और मैं उसका समर्थन करूं, इसका मतलब ये होगा कि हम नेशन स्टेट के पक्ष में बात करते और काम करते जाएंगे। उन्होंने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। गांधी ने कहा कि हम उस मिशन को आशीर्वाद देने की मन स्थिति बना चुके हैं कि जुआ नवनिर्माण और विकास का जो जुआ है वो जनता के कंधों पर हो और आप जैसे बड़े नेता उसका साथ दें, बजाय इसके कि जुआ आपके कंधे पर हो और जनता साथ दे, बजाय इसके जुआ जनता के कंधे पर हो, यानी सारी संचालन शक्तियां गांव के हाथ जाए, ताकि भारत के 7 लाख गाँव, उन दिनों भारत के 7 लाख गाँव माने जाते थे, आज भी 5 लाख माने जाते हैं। कहा कि जो गांव है उसके ग्राम गणतंत्र बनाए जाएं और उन्हीं 7 लाख ग्राम गणतंत्रों का भारत संघ बने। राज्यों की मजबूती एक चीज है, गांव की मजबूती बिल्कुल दूसरी चीज है, जो लोकतंत्र के लिए, लोकशाही के लिए काम करने का जरिया मेरे लिए बनेगा। गांधी ने जब कहा कि हम आजादी के बाद लोकशाही के लिए काम करेंगे, तो उन्होंने मेंशन किया कि ये जो आजादी मिली है ये राजनैतिक है, आगे लोकशाही की स्थापना के लिए, उसकी मजबूती के लिए हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आजादी की दिशा में प्रयास करेंगे। गांधी ने नैतिक आजादी को अंडरलाइन किया, कहा कि जो देश आज आजाद हुआ है ये मात्र राजनीतिक है, राजनीति के कुछ अधिकार हमको हासिल हो गए हैं, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल आज खड़ा है कि इस राजनीतिक आजादी के माध्यम से हम किस प्रकार सामाजिक राजनीति, आर्थिक राजनीति और सबसे बढ़कर लोकतंत्र में नैतिकता की कसौटी खड़ी करें। ये गांधी के स्पष्ट विचार थे और गांधी ने शासक दलों को, शासनकर्ताओं को अपना आशीर्वाद देने से साफ साफ मना कर दिया। आज हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, मेरे परिचय में वरुण जी ने बताया कि मैं खादी के कामों से जुड़ा रहा। गांधी ने अपने समूचे आंदोलन के दरमियान 2 मुद्दों को अपने मिशन के तौर पर अख्तियार किया। एक था उसमें दांडी मार्च, जिस मार्च ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और उसके समापन का, उसके खात्मे का मार्ग प्रशस्त कर दिया, राजमार्ग बना दिया। दूसरा, उन्होंने चरखे को एक आधार बनाया। उसका कारण ये था कि नमक सबकी जरूरत का है और खाना थोड़ा कम भी मिले, लेकिन आदमी नंगे नहीं चल सकता है, यानी वो कपड़ा और नमक ये सबके उपयोग की चीज है। इसको गांधी ने बहुत स्पष्टता के साथ घोषित किया और एक तरफ आर्थिक क्षेत्र के लिए चरखे को आधार बनाया और दूसरी तरफ उन्होंने साम्राज्य विरोधी, यानी सत्ता विरोधी, कानून विरोधी जो हैसियत थी उस समय, उसमें उन्होंने नमक सत्याग्रह का सहारा लिया। बड़े मूल्यों को, यानी गांधी का ग्राम राज कैसे बने, नए समाज का निर्माण कैसे हो, उसके लिए एक किताब भी छपी हुई है। चले गए, शायद सब सेवा संघ में वो किताब उपलब्ध हो सकती है, मेरे सपनों का भारत चाहिए, मेरे सपनों का भारत, जिसमें देश के नवनिर्माण का पूरा खाका गांधी ने प्रस्तुत किया।
अब आज का जो दिन है वो इस मामले में तो बड़ा ही मधुर साबित हुआ अपने समय में कि गांधी की हत्या कर दी गई। लेकिन इन मूल्यों को कार्यान्वित करने के लिए गांधी ने जो कल्पना कर रखी थी, उस कल्पना के अनुसार सारे देश में गांधी के विचारों पर आधारित संस्थाएं खड़ी की गई। आपको ताजुब होगा कि इस मुजफ्फरपुर शहर में जो सर्वोदय ग्राम के नाम से एक संस्था जानी जाती है, खादी ग्रामोद्योग का कभी वो देश स्तर का केंद्र था और बिहार के समग्र रचनात्मक कार्यों का प्रधान कार्यालय था। 17 एकड़ जमीन में वो संस्था आज भी खड़ी है। खड़ी नहीं है, है मौजूद तो है, लेकिन उसके सारे मूल्य लगभग समाप्त हो चुके हैं। इस तरह से सारे प्रदेश में जब झारखंड साथ था तो 1000 से ऊपर और 2000 एकड़ के अंदर इसी प्रकार की बेशकीमती जमीन संस्था के पास, मकान संस्था के पास और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता संस्था के पास थे। और भी बहुत सारे, अभी हमने कोई बात चलाई तो अशोक जी ने नई तालीमी संघ का जिक्र किया। तमाम प्रवृत्तियों को कार्यान्वित करने के लिए संस्थाएं खड़ी की महात्मा गांधी ने। उनकी हत्या के बाद क्या हो आगे, सारे लोग एक तरह से स्तब्ध हुए। लेकिन महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में हत्या के 1 डे बिफोर उन्होंने ये घोषणा कर रखी थी कि अगले हफ्ते वो सारे देश के रचनात्मक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे और नए सिरे से लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको सामाजिक, आर्थिक और नैतिक कैसे बनाया जाए उसके लिए काम करेंगे। दुर्भाग्य है कि गांधी की उसी बीच में हत्या हो गई। लेकिन वो मीटिंग हुई फरवरी के शायद दूसरे हफ्ते में, वो मीटिंग हुई जिसमें आचार्य विनोबा भावे ने भाग लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपस्थित थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। इस तरह के बड़े नेता समूचे देश के इकट्ठे हुए और उन्होंने गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए जो कोशिश की, उसके तहत जो संपूर्ण विचारधारा है, मैं और विस्तार से उसकी चर्चा करता लेकिन मैं कम बोलना चाहता हूँ। तो उसे 2 धाराएं निश्चित की गई। एक धारा का नाम दिया गया गांधी की वैचारिकी को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोदय समाज काम करेगा और गांधी के समग्र रचनात्मक कार्यों को समन्वित करने के लिए, एकजुट करने और आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम संस्थाएं थी उनको मिलाकर सर्व सेवा संघ का गठन किया गया। आज परिस्थितियों ने कुछ ऐसा हाल पैदा किया है जिसमें न तो सर्वोदय आंदोलन में बहुत सक्रियता है, सिवाय इसके कि गांधी पीस फाउंडेशन जैसे संगठन कुछ न कुछ गांधी के सवाल पर बात करते हैं, थोड़ा बहुत काम करने की सोचते हैं, विचार प्रचार को अपना जरिया बनाते हैं। और सर्व सेवा संघ आज एक तरह से अपनी जो गरिमा थी, अपना जो बल था वो स्थगित कर चुका है या खो चुका कहिए। तो इस तरह से संस्थाओं के प्रभाव के कारण इस बिहार में लाखों की तादाद में, लाखों, मैं समझ बूझ कर ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाखों कामगार थे जो खादी और उसके विविध व्यवसायों से जुड़े हुए थे। और आज हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते रहते हैं, हमको सत्ता नहीं व्यवस्था बदलनी है, सत्ता नहीं व्यवस्था बदलनी है। तो गांधी ने जो कल्पना की उस व्यवस्था परिवर्तन में आज इनकी और कल उनकी सरकार बनाने का नाम व्यवस्था परिवर्तन कभी नहीं रहा। गांधी ने ये माना कि आज के समय में गांव पूरी तरह से स्वायत्त हो, स्वावलंबी हो और जो ढांचा है हमारा उसमें शहर गांव पर अवलंबित हो, गांव पर आधारित हो, गांव शहर पर निर्भर न करे। ऐसी कल्पना मेरे सपनों के भारत में गांधी ने की है, जिसमें स्वावलंबी समाज को बहुत प्रमुखता दी है। आज क्या है, आज तो मैं देखता हूँ हम लोग थोड़े बहुत खेती वाले परिवार से आते हैं, अगर वो कूड़ा करके उठाने के लिए भी अल्मोनियम का इस्तेमाल होता है, गांव की टोकरी बंद हो गई। इस तरह से सारे धंधे सिमटते सिमटते चले गए। अब सवाल यह है कि हम लोग किस प्रकार से गांधी को आज याद करें।
एक बड़े समाजवादी हस्ताक्षर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वो गांधी को 3 संबोधन देते थे: सरकारी गांधी, मठी गांधी और कुजात गांधीवादी। सरकारी गांधीवादियों में शासन के लोगों को शामिल करते थे। मठ में मठी गांधीवादी उस संस्थाओं के लोगों को कहते थे जो गांधी के बाद संस्थाओं की छवि प्रकट हुई, उसमें वो कहते थे मठ वाले गांधी। और अपने को कुजात गांधी कहते थे, जो गांधी के मूल्यों के खिलाफ हो रही हरकतों के खिलाफ खड़ा हो और गांधी के उचित मूल्य को निर्धारित करने में पहल करे। इस तरह से ये कई प्रकार के गांधी हमारे सामने प्रकट हुए और इन्हीं चीजों को लेकर आगे चल के हर आदमी, हर तबका, हर दल, हर पंथ गांधी का नाम लेता रहा और उसको, लेकिन उसको कार्यान्वित करने की जो विधाएं हैं वो पूरी नहीं की जा सकी। आज जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, उसमें गांधी ने उसके अलग अलग बिल्कुल व्याख्या के साथ गांधी ने बताया कि लोकतंत्र में जो लोक है, उसके लोकतंत्र को अगर आपको स्थापित करना है तो 3 चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक है लोकतंत्र की जो प्रेरणा है, वो लोकतंत्र की प्रेरणा देना। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक आधार है कि लोकतंत्र की प्रेरणा देना। ये पावर के 3 आयाम बताए गांधी ने। दूसरा उन्होंने बताया कार्यान्वित करना। इस तरह, लेकिन आज क्या हो गया कि जो संसदीय राजनीति जिसके हम आज अंदर काम करते हैं, सारी चीजें एक ही आदमी के हाथ में सिमट गई और वो है जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि ऐसा जो दल स्वयं लोकतांत्रिक नहीं है, उन्हीं के प्रतिनिधि, वोट जनता का, उम्मीदवार पार्टियों का और शासन जनप्रतिनिधियों का। ये गांधी ने इसको लोकतंत्र के लिए कभी स्वीकार नहीं किया। और हम समझते हैं कि आज जो हालत पैदा हुई है, जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, इन परिस्थितियों का मुकाबला अगर करना है तो कुल मिलाकर लोक शक्ति पर ही निर्भर करना पड़ेगा। इस काम को आगे बढ़ाने की कई कोशिशें भी हुई हैं। 13 वर्षों तक विनोबा ने पदयात्रा की। 44,000 भाषण हुए विनोबा के पदयात्रा के दरमियान 13 वर्षों में, और उन्होंने 5 शक्तियों की बात करी कि इन शक्तियों के माध्यम से, उसमें राज्य शक्ति, उसमें सेवक शक्ति, उसमें जन शक्ति, महाजन शक्ति और शिक्षक शक्ति, ऐसे 5 शक्तियों का आह्वान किया और इस काम को अंजाम देने की कोशिश हुई। लेकिन बड़ी से बड़ी साधना सामाजिक स्वीकृति के अभाव में टूट गई। आज आप देख सकते हैं कि कहीं भी प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में तंत्र तो है लेकिन लोक कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम फिर से कोशिश करें, संस्थाओं को खड़ी की जाए और तंत्र के साथ लोक का सामंजस्य कैसे बैठे, यानी तंत्र लोक पर हावी हो या लोक पर तंत्र हावी हो। ये बड़े सवाल जो आज पैदा हुए हैं, इन सवालों को अगर हल करना है तो गांधी की संस्थाएं जिनका पराभव हुआ है, उनका फिर से उद्भव कैसे हो, ये विचार करने की बहुत जरूरत है। एक बात का मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। सारी कोशिशों के बावजूद एक किताब है, चंद्रकांत मानखेड़े, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, गांधी मरता क्यों नहीं। ये उनकी किताब है, जरूर वो पढ़ना चाहिए। हम सब लोग उसको पढ़ें तो हमको जरूर मालूम पड़ेगा कि गांधी किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी नेता का नाम नहीं। गांधी एक मूल्य है जो सारी दुनिया की मानवता को और उसके जीवन स्तर को प्रभावित करता है। दूसरा एक किताब, उसने गांधी को क्यों मारा, ये अशोक कुमार पांडे की एक किताब आई है, उसने गांधी को क्यों मारा। सबसे बड़ा सवाल ये था कि महात्मा गांधी के रहते देश का स्वरूप सांप्रदायिक नहीं हो सकता है और उसकी भावना, सांप्रदायिक भावना को अमल में लाने के जो प्रयास लगातार उन दिनों हुए, उन भावनाओं को किस तरह से रोका जाए, इसके लिए गांधी की हत्या कर दी गई। इसी उसमें है, किताब में बहुत विस्तार के साथ लिखा है
कि उसने क्यों गांधी की हत्या की। ये बड़े सवाल हैं, उस पर बहस करने की जरूरत है। हम समझते हैं कि गांधी शांति प्रतिष्ठान ऐसे प्रश्नों को अगले कार्यक्रमों में उठाए और उस पर भी बातचीत की जाए। तो ये कुल मिला करके आज जो अंधेरा है, राजनीतिक अंधेरा, जिस प्रजातंत्र में तंत्र रह गया है, लोक नहीं रह दिखलाई पड़ता है, उसमें हम लोग कोशिश करें और अगर लगातार हमारा प्रयास जारी हो तो आज सामान्य आदमी, सामान्य गांव भी अपनी हैसियत को पुनर्स्थापित करने के लिए सचेत जो हुआ है उसको कार्यान्वित करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में गांधी शांति प्रतिष्ठान की पहल बहुत आवश्यक हो सकती है। दूसरा एक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बड़े फ्रेंच राइटर थे, वो दार्शनिक जिनको आप कह सकते हैं, वो उन्होंने बड़े शिद्दत के साथ गांधी को याद जगह वगैरह उन्होंने कोट किया है, लिखा है, और उसमें उन्होंने लिखते हुए ये लिखा कि आप चार्ल्स बॉडलेयर, उसने लिखा कि साहब जो परिस्थिति पैदा हो रही है उसमें गरीबी का दुनिया भर में बढ़ना और आर्थिक विषमता का बोझ दुनिया पर लादना एक बहुत ही भयानक संकेत है। और उसने कहा कि गरीबी अगर क्रांति नहीं पैदा कर रही है तो समझो वो मुजरिम पैदा कर देगी। ये चार्ल्स बॉडलेयर के शब्द हैं। आज हिंदुस्तान क्रांति में पीछे पड़ रहा है, मुजरिम बढ़ रहे हैं। आप देश में जो व्यवस्था का आंकड़ा है, अपराध का जो आंकड़ा है उसको आप देखेंगे, जिसको बहुत छिपाया जा रहा है, महिलाओं के साथ, लड़कों के साथ, बेरोजगार लोगों के साथ, तो वो एक भयानक तस्वीर प्रस्तुत करता है। और आगे चलकर प्रजातंत्र हिंसक व्यवहारों में बदल जा सकता है, इस आशंका के साथ हमको काम करना चाहिए। आज काम करने की बहुत ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि इसमें देर करना और आज के ज़माने में कम से कम प्रजातंत्र के लिए बहुत ही घातक और नकारा साबित हो सकता है। और अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो आप समझिए कि इस देश को तानाशाही के रास्ते ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लोकतंत्र उसी का विकल्प है और हमको उससे सचेत होना चाहिए। हमको कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम उन चीज़ों को रोक पाएँ। मैं समझता हूँ कि इन शब्दों के साथ हमको एक संकल्प भी लेना चाहिए कि हम आगे इस काम को आगे बढ़ाएंगे और उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे।